नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब हम आपको हल करवाएंगे अग्रवाल का मॉडिफाइड नए प्रश्नों के साथ अनसॉल्व पेपर, जो कि कक्षा 10 के लिए होगा। तो इस इस वीडियो में हम आपको जो सेट बताएंगे वो 2022 का सेट 1 होगा, और लगातार 2022 का कराने के बाद फिर 2021 का 2020 का इसी तरीके से हम बताते चलेंगे। और जो भी नई यदि इन्फॉर्मेशन आती है, नए मॉडल पेपर लॉन्च होते हैं या किसी भी स्कूल द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो वो भी उनका सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और हमारा सपोर्ट करिए, तो हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो और भी आपके जो मन में सवाल हो तो उनको आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं, फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे जो निर्देश हैं उनको ज़रूर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित केवल प्रश्न पत्र। तो ये देखिए कह रहा है समय 3 घंटे, ठीक है। और प्रत्येक यानी नोट जो दिए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद लिखिए। प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यदि रफ्तार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर करके उसे काट दीजिए। यदि इस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना रेखा न मिटाएं। रचना पद संक्षेप में अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य कीजिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण व अशुद्ध माने जाएंगे। ये निर्देश दे दिए गए हैं, तो इन निर्देशों का हमें पालन ज़रूर करना है। पालन करने के साथ साथ विशेष ध्यान रखना होता है कि समय पर हम अपना मेन फोकस कैसे कर पाएँ, कि जो हमें समय दिया गया होता है 3 घंटे 15 मिनट, तो उतने में हम पूरा जो प्रश्न पत्र है वो कैसे हल करें, ये चीज़ बेहद ज़रूरी होती है। तो समय आप बिल्कुल भी ना करें, नष्ट करें। एक घड़ी हो सके तो लेकर जाइए। तो ये बातें आप और आगे सीखते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न पहला, और खंड का से। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हल करने के लिए आप डायरेक्टली, यदि आपको आंसर आ रहा है तो आंसर लिख सकते हैं। बाकी सभी के लिए आपको हल करके ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है। प्रश्न 1 जो है, कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक। और पहला प्रश्न है, कह रहा दी गई संख्याओं में वाच्य संख्या है और हमें विकल्प दिए हैं 0, 1, 2 और 8। तो इसमें एक बात खास समझ लीजिए। अगर हमें आंसर डायरेक्टली पता है तो हम सीधे टिक कर सकते हैं, यानी सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, समय बचाने के लिए। यदि नहीं पता है तो आप हल कर सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर होगा 2। देखो 0 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है होती है, और 2 ही ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें खुद से व 1 से भाग जाए और इसके अलावा कोई भी संख्या से न जाए। तो 2 ऐसी संख्या है। 8 में 2 से चला जाएगा तो ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो ये 2 है ना, 2 एक अभाज्य संख्या होगी। तो हम लिख देते हैं 2 सीधे, ठीक। आंसर बस यही हो गया। समय बचाइए, आंसर, ठीक। अब प्रश्न संख्या 1 का खा देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का खा जो है वो कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर होगा। तो देखिए विविध कर क्या होता है। तो इस विविध कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो ये समीकरण ज़रूर हम लिख लेंगे भाई, है ना। तो ये लिख लेते हैं। तो जो हमें समीकरण दे रखा है वो दिया है 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब जब भी विविध कर हमसे पूछे विविध कर ज्ञात करने के लिए तो A1 A B C के मान हम जरूर निकालते हैं। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या होगा, a बराबर होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 कामा, फिर b बराबर x का गुणांक यानी -2, और फिर c बराबर जो अचर पद होता है यानी जैसे है यहाँ पर 1/3 लिख लिया। तब एक फार्मूला होता है, यानी हम विविध कर बराबर विविध कर को कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखें। तो जब भी विविध कर पूछे तो कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविध कर। ठीक, तो अब हम ये जो मान ए बी सी के निकाल लिए, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी का मान एक्स का गुणांक और सी अचर पद होता है। ठीक, तो इनके सबके मान निकाल लिए। तो बी का मान कितना, -2, तो इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 3 इंटू सी का मान है ये 1/3। ठीक, तो 2 का वर्ग 4, वर्ग देखो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हमेशा धनात्मक ही आता है। और 3 से ये 3 कट गए तो ये इधर बचा कितना, -4। 3 से 3 कटे, 4 गुणाए इतना रहेगा, और ये कट गए, यानी तो यहाँ पर डी बराबर क्या आ गया, 0। यानी ये विविध कर जो है हमारा विविध कर यानी डी बराबर 0, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा सवाल है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कास ए का मान होगा। तो हमसे कास ए का मान पूछा है। तो चलो हमने लिखा साइन ए बराबर होता क्या है, जैसे 3/5 दे रखे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये होता है, इसका मतलब हमें जो चित्र बनेगा हमारा, तो नाम ए वहाँ नहीं देते हैं, हम ए यहाँ देंगे क्योंकि यहाँ कोण बना रहे हैं ना। तो ए और इसको बी इसको सी दे दिए। तो अब देखो यहाँ 90 का कोण बना, तो ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ कोण बनता है उसके और 90 के बीच वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो और 90 के सामने भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण ये हो गया यानी ये 5, और ये हो गया लंब यानी ये 3। तो जब 5 3 का अनुपात हो, ये तो चौथी भुजा क्या होगी, 4 ही आएगी। यानी 3 4 5 का ये एक अनुपात होता है, तो याद ही रखिए। तो हमने सिंपल सा सीधे डायरेक्टली लिख दिया ना, अगर ऐसे करते तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तब निकालते। ठीक है, तो आप निकाल भी सकते हैं, तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, तो चाहो तो भाई दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने ए बी का मान निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। तो ये तो हल करना आता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमसे मान का पूछा है साइन थीटा का। तो देखो ए बी कितना था, 4 आ गया, ऐसे हमने निकाल लिया। अब मान पूछा है तो कास ए का मान होगा, तो लगा दो भाई। कास ए बराबर कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सूत्र जरूर याद रखिए, आधार बटे कर्ण। तो देखो कास ए बराबर आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यही 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो चाहते तो आप सीधे डायरेक्टली रख सकते थे, नहीं रखे तो ऐसे हल करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर हम घ नंबर, यानी तो हमने ऐसे ही ऊपर डालना है ताकि एग्जामिनर की नज़र तुरंत पड़े और तुरंत अंकन करे। वो ऐसे में अंक कम काटेगा, उसे यदि ढूंढना पड़ेगा कि हमें ये कौन सा नंबर कौन सा, तो वो अंक जरूर काटेगा। तो ये याद रखिए, है ना। तो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो जब भी 2 त्रिभुज समरूप कह दे, ठीक है, तो कह दे 2 समरूप हैं त्रिभुज हैं, तो हमने यहाँ पर देखो माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो ये जब समरूप है तो इनके जो समरूप त्रिभुज है ना, इनके बीच में एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है जो कि हम दिखा दे रहे, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र
फलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। दो समरूप यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये प्रमेय होती है और हम प्रूव भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, तो दो समरूप त्रिभुज कौन कौन है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, इसका 4 इसका 9 है। तो हम लिख सकते हैं 4/9 बराबर संगत भुजाएं कोई भी ले लें। तो जैसे ए बी की संगत कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। तो इनका जैसे ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों का ले लो वर्ग। तो हम वर्ग अगर लेते हैं वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 4/9 का वर्ग, वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल लेना है। तो 4/9 मतलब 2/3 का वर्ग बराबर, इसको अगर एक ब्रैकेट में लिखें तो ए बी अपान पी क्यू का वर्ग, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर चाहे तो हम काट सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपान पी क्यू बराबर 2/3। तो इसका मतलब है जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा ए बी अनुपात पी क्यू बराबर कितना आ गया, 2/3। अनुपात ही हमसे पूछा था, तो यही हो गया सवाल का आंसर। ठीक, घाव हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर पर। अब देख रहे हैं भाई अंगा नंबर। ठीक है, अंगा चाप पड़ गया था गलती से, तो अंगा है। अंगा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य अगर पूरी किताब में देखा जाए तो यही चैप्टर सबसे सरल और आसान होता है। तो यहाँ पर कहा है 3 4 और हमसे पूछा क्या है, समान x का मान। ठीक, तो हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो। कह रहा है का 3 4 इनका समांतर माध्य 5 है। ठीक है, तो हमें समांतर माध्य दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कितना दे रखे हैं, 5। और हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स का। तो सीधे समांतर माध्य का सूत्र लगा दो। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये पदों है की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब देखो सूत्र का जब भी कहते समांतर माध्य और इस तरीके के आंकड़े दिए हों तो सूत्र हमेशा यही लगाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर समांतर माध्य हमें कितना दे रखे हैं, 5। तो हम लिखेंगे 5 बराबर पदों का योग। तो पदों का योग जो पद दिए हैं उनको प्लस करके लिख लेंगे। तो 3 + 5 नहीं 5 नहीं 4 प्लस का 6 और प्लस तथा x लिखा है तो x भी इसी में काउंट होगा। तो x बटे पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 हो गई। और ये 5 जो है ना ये तो समांतर माध्य है, इसको ना काउंट कर लेना। तो अब देखो 4 पंचे 20, तो 20 बराबर 4 6 4 10 3 13, 13 प्लस का x है तो 13 को इधर ले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 - 13 बराबर x। तो सीधे यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 में 13 गए 7। और ये जो विकल्प दिए हैं क्या कहीं, विकल्प तीसरा है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक,
तो हल करके लिखो या डायरेक्टली बता सकते थे तो डायरेक्टली ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखिए 4 नंबर जो है वो कह रहा है दो बिंदुओं 2, -3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी अ, होगी। तो विकल्प हमें दे रखे हैं, तो ये दूरी हल करके ही पता चलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए 1 अंक का सवाल है, इसमें कोई भी अंक नहीं कटने वाले होते हैं। आप जितना शॉर्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं। ए बी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए के निर्देशांक हम लिखेंगे 2, 3 2, 3 और बी के लिखेंगे 4, 1। तो अब ये जो है इसके निर्देशांक, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ऐसा क्यों माना? क्योंकि सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये याद रखिए, सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसलिए हम पहले के जो है पहला बिंदु के उसके x1 y1 मानिए, ठीक है, और दूसरे के x2 y2 इस तरीके से मानिए, फिर मान रख दो तो आ जाएगा x2 4 है -x1 है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है, y2 का मान है 1 -y1 है, y1 का मान है 3, तो 3 आ गया। तो अब क्या होगा, 4 में 2 गए बचा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 गए बचे -2 का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर कर दो तो 2 का वर्ग 4, और वर्ग चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हमेशा धनात्मक आता है, तो इसका भी 4। तो अब कितना हो जाएगा, 2 नहीं 4 4 8, √8 आ गया। अब √8 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो यह आ जाएगा 2 √2। ठीक, और ये क्या था, दूरी थी, तो हम कुछ ना कुछ मात्रक जरूर लिखेंगे, तो हमने डाल दिया केवल मात्रक, क्योंकि इसमें मापे हमें किसी इकाई में नहीं दिए थे, तो मात्रक किस तरीके से लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये सवाल समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो इतनी जगह बची है, तो यहाँ हम एक प्रश्न हल कर सकते हैं, तो इसको करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे प्रश्न संख्या 2, इस तरीके से प्रश्न संख्या 2, और 2 का कौन सा करेंगे, 2 का ऐसे डाल देना है, 2 का डाल दिया। अब इधर बगल में लिखेंगे हल, तो चलो हल करते हैं। और सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यूजुअली ये मान लो कि हमसे k का मान पूछा गया, तो जो समीकरण दे रखे हैं तो ये हम लिखेंगे। पहले समीकरण है x² - 2kx और -6 बराबर 0, ये समीकरण है। और एक मूल कितना दे रखा है, 3, तो ये भी लिख लो, एक मूल बराबर 3 है। ठीक, के का मान जो है वो हमसे पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए क्या हो, जब एक मूल दिए होते हैं तो वो मूल जो भी होता है वो यानी समीकरण जो भी है उसमें चर का मान ही होता है। यानी एक्स चर में ये समीकरण है तो एक्स का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। तो यही हम क्या करेंगे, ये एक्स के स्थान पर रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण में x बराबर 3 रखने पर। ठीक, तो रख दो। समीकरण क्या है, समीकरण दे रखा है x² - 2kx - 6 बराबर 0। x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 3, तो
तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स है, तो एक्स का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कर दो तो ये होता है 9, माइनस 3 दूना 6 के और माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो 9 में 6 के घट जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 6 के बराबर 9 में 6 घट गए, तो इधर हम हालांकि अभी प्लस करके लिख ही देते हैं बराबर 0। अब 3 को इधर ले आओ तो इधर बचेगा माइनस का 6 के बराबर माइनस का 3 इधर आया पक्षांतर करके तो माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी तो अब पता चला जो फाइनली मान आया के का ऊपर 1 आया ना, तो 1/2 और जो है ना पॉजिटिव 1/2, ये आ गया इसका आंसर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आशा ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब जो अगला सवाल है वो कह रहा है 2tan30/1 + tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सीधे tan23 का मान रख के भी हल किया जा सकता है, या इसको हम सूत्र के रूप में हल करें तो और छोटा हो जाएगा। तो सूत्र हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र एक होता है 2tan(a)/1 + tan² बराबर sin2a। ये सूत्र होता है sin2a का, ठीक है। तो यही सूत्र लगा करके इसको अब हम करेंगे हल, ठीक। तो ये था हमारा सूत्र। तो सूत्र तो पता चल गया, तो ये सूत्र का है बन जाए sin2a का, तो इसलिए ये बराबर आ जाएगा sin2, या इसको सीधे हम इसी तरीके एक बार लिख सकते हैं 2tan30/1 + tan² 30 बराबर sin2a का सूत्र होता है ना, तो ये आ जाएगा sin2 इंटू ए के स्थान पर कितना है 30 है। तो ऐसे हमने लिखा। तो ये किसका सूत्र होता है, बस 2tan(1 + tan² बराबर sin2a, ये सूत्र होता है, याद रखिए। तो 2tan30/1 + tan² 30 बराबर आ जाएगा sin2 इंटू 30, क्योंकि एक के स्थान पर यहाँ कोण कितना दे रहा है 30, तो 30 रख दिया। तो अब इसको करा लो बराबर, तो आ जाएगा sin 3×60, और sin 60 का मान होता है √3/2, और यही हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। तो अगला नंबर, अब अगला नंबर जो है वो कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 वर्ग सेंटीमीटर तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो हल करते हैं, इसको भी हल ऐसे लिख देंगे। तो हल तो लिख लिया, अब हल करने के लिए क्या करते हैं, ये त्रिभुज नाम दे दो ABC और दूसरा नाम दे दो ये PQR, ठीक। इसका क्षेत्र पहले वाले का कितना दे रखे हैं 169 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख लो 169, और दूसरे वाले का 225, ठीक, इतना दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस लिख दो, चूंकि या दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो ये होता है, तो दो समरूप त्रिभुजों का, दो समरूप त्रिभुज कौन है ABC और PQR। तो ABC का
क्षेत्रफल कितना है 169 और इसका 225 बराबर संगत भुजाएं कौन, हम ए पी और पी क्यू को लिए लेते हैं तो यह आ जाएगा ए पी अपान पी क्यू। तो इनके वर्गों का अनुपात तो ए बी स्क्वायर और ए पी क्यू, तो दोनों का ले लो वर्ग। तो 169 ये किसका वर्ग होता है 13 का, और ये होता है 15 का। तो याद चीज़ें ये होना चाहिए बराबर ए बी अपान पी क्यू। ये वर्ग से वर्ग कैंसल आउट, ठीक है। तो जो अब फाइनल आंसर आएगा तो वो आ जाएगा ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, बराबर 13/15। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू, या अब वही लाइन दोबारा न दोहराओ, ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 13/15, ठीक है। यह इधर लिख देते हैं 13/15। तो ये आया इसका आंसर। तो ये विकल्प में जहाँ दिए हों तो वहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे और हल करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का घा। 2 का घा जो है वो कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल हमसे पूछा है, तो जो चीज़ दी गई क्या दिया है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का ही सूत्र लगा देंगे हम सीधे। तो देखो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या अब ये सूत्र हमें याद है, ठीक है। तो अब एक बार सवाल को फिर से पढ़ लो, इसमें क्या कौन सी भाषा प्रयोग किया है। कह रहा है 12 व्यक्तियों के समांतर माध्य के भार का समांतर माध्य, यानी पदों की संख्या कितनी दे देगी 12, समांतर माध्य कितना है 45.6 किलो, तो यानी ये 45.6 किलो, ये क्या होगा समांतर माध्य। तो रख दो 45.6, ठीक है, 45.6 बराबर पदों का योग, यही तो उनके भारों का योगफल, यानी पदों का योग ही तो हमसे पूछा है। तो ये आ जाएगा पदों का योगफल बराबर बटे पदों की संख्या कितनी है 12। तो इनका हम करा देते हैं गुणा, ठीक है। तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 54/72, यानी 547.2 बराबर पदों का योग। तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः 12 व्यक्तियों का कुल भार बराबर 547.2 किलोग्राम। यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब बाकी के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो और लास्ट में आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करते रहना, अपने दोस्तों को भी बताते रहना, शेयर कर देना, आपका ये छोटा सा एक काम होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।